हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ साइन, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। टू टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट टाइप का हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डॉट प्रोडक्ट, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एंड द अनदर टाइप, मतलब सेकेंड टाइप का जो आपका प्रोडक्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को ही डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। तो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा और साथ ही जाना कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, जिसमें हमने ट्रायंगुलर लॉ देखा, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था। और पैरेललोग्राम लॉ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस करे थे जो कि आपके आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। और वो छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है कि आप किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस वेक्टर का आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए बस। अब डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, समझते हैं इस एग्जांपल से। तो सपोज हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है और एक अनदर वेक्टर है वेक्टर बी। अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करना चाहता हूं तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ जो आपका वेक्टर बी है उसका टेल वेक्टर ए के हेड से क्या होगा, जॉइंट होगा। तो यह आ गया आपका क्या, वेक्टर बी। और जब हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो जो रिजल्टेंट था वो क्या था, उसका रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर के टेल से जुड़ता है और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ता है। तो आपका जो रिजल्टेंट का टेल होगा पहले वेक्टर के टेल से, और पहला वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर ए। और जो रिजल्टेंट का हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड से, मतलब दूसरा वेक्टर क्या था हमारा, वेक्टर बी, तो उसके हेड से जाके रिजल्टेंट का हेड जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली जो हमारा वेक्टर आर आता था वो क्या आता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये था एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन के केस में आपको सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देना है। सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था वो क्या था, वेक्टर ए था, और सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर बी है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है डायरेक्शन आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। और जैसे हम डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, अब वो वेक्टर बी ना होके माइनस वेक्टर बी हो जाता है। अगर हम किसी भी वेक्टर का, ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि वेक्टर क्या है, एफ है। अगर इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मैग्नीट्यूड आपका सेम है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, अभी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये वेक्टर कहाँ की तरफ जाएगा, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में। बट दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो जैसे ही हमने इस वेक्टर एफ का डायरेक्शन चेंज किया तो वो वेक्टर एफ ना होकर ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। सो इट इज अ माइनस वेक्टर एफ। सिमिलर हम क्या करेंगे, सिमिलर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखो वेक्टर ए आप वैसे ही बनाओगे जैसा था, फर्स्ट वेक्टर के साथ आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वेक्टर जैसा पहले था वैसे ही बाद में भी रहेगा। तो फर्स्ट वेक्टर आपका हो गया क्या, वेक्टर ए, जो कि आपका कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें हम वेक्टर ए को क्या करेंगे, वेक्टर ए को सिमिलर हमारे एडिशन की तरह ही ड्रॉ करेंगे। अब जो वेक्टर बी है, अब वेक्टर बी देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से जा रहा था, कहाँ की तरफ, इस तरीके से जा रहा था। अब आप वेक्टर बी के डायरेक्शन को क्या करोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे। तो वेक्टर बी के डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट करने का मतलब है जो वेक्टर बी है वो क्या हो जाएगा, बताओ कैसे जाएगा, ये वेक्टर बी ऐसे जाएगा। अब ये वेक्टर बी ना होके क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। अब वही करेंगे रिजल्टेंट का,
जो रिजल्टेंट के लिए हमने क्या करा था, रिजल्टेंट के लिए जो हमने एडिशन के केस में किया था। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो पहले वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, और जो रिजल्टेंट का हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ेगा, हेड से जुड़ेगा। तो फर्स्ट वेक्टर जो है वो हमारा वेक्टर ए है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट का टेल, और वेक्टर बी मतलब जो हमारा सेकंड वेक्टर है वो क्या है, माइनस वेक्टर बी है। तो माइनस वेक्टर बी के हेड से हमारे रिजल्टेंट का क्या जुड़ जाएगा, हेड जुड़ जाएगा। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। और जब अब हम रिजल्टेंट लिखेंगे तो देखो इस केस में हमने रिजल्टेंट क्या लिखा था, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा देखो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, प्लस सेकंड वेक्टर, पर यहाँ पे जो हमारा सेकंड वेक्टर है वो क्या है, माइनस बी है। तो प्लस सेकंड वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो फाइनली हमारा जो वेक्टर आर आएगा वो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सिर्फ सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करके। तो ये था आपका क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि आपको किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। अब रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट्स मीन कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आप निकालोगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे एक हम रैंडम वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, किसी भी डायरेक्शन में, आपका जिस डायरेक्शन में मन करे उस डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर लो, नॉट मैंडेटरी कि आप इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे। अनदर एग्जाम्पल भी लेंगे, हम वेक्टर को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल लेंगे, हम वेक्टर को इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेंगे, हम इस वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसा आप वेक्टर को क्या करो, ड्रॉ करो। मेन टारगेट है हमारा क्या, जो हमारा वेक्टर है उसका कंपोनेंट निकालना। तो इसको हम मानते हैं, सपोज ये क्या है, हमारा वेक्टर ए है। अब देखो किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपको बेसिकली मेन फोकस करना है किस पे, उस वेक्टर के टेल पे। तो उस वेक्टर के टेल को आप क्या करो, जाके पकड़ लो। अब टेल को पकड़ के घुमाना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा है उसको वैसा ही वहीं का वहीं पड़े रहने दो। उसके बाद उस वेक्टर के टेल को पकड़ के क्या करो, इसको ओरिजिन बना दो, और ओरिजिन बना के क्या करो, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो। अब कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ करोगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। सो दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस वन इज द वाई एक्सिस। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर ए है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। अगर इसने एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया है तो आप यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे कि वेक्टर ए जिसके साथ थीटा डिग्री एंगल बनाएगा उस वेक्टर ए का जो कंपोनेंट आप निकालोगे वो निकालोगे ए कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा कौन सा, जो ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा पहले कंपोनेंट के, बिकॉज रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वेक्टर ए का फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर है। तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा क्या होगा, एक्स के परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाई के डायरेक्शन में, बिकॉज वाई क्या होता है, एक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका सेकेंड कंपोनेंट होगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ए साइन थीटा, जो कि कौन सा एक्सिस पे आएगा, आपका वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जिस एक्सिस के साथ, जिस डायरेक्शन के साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा होगा, और जिस एक्सिस के साथ क्या होगा आपका थीटा नहीं होगा। थीटा नहीं होने का मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज आपका कंप्लीट एंगल कितना है 90 है, ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो जिसके साथ 90 माइनस थीटा होगा उसके साथ क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमने क्या लिखा है, ए कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा को हम लिखते हैं ए एक्स, और जो ए साइन थीटा लिखा है इसको हम लिखते हैं ए वाई। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ए कॉस थीटा पे मैंने क्या करा है, वेक्टर नहीं लगाया है, ना ही ए साइन थीटा पे वेक्टर लगाया है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका ए एक्स है मतलब ए कॉस थीटा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। जो ए साइन थीटा है मतलब कि ए वाई है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर ए को लिखने की बात करते हैं तो जो हमारा वेक्टर ए है इसको हम लिख सकते हैं इसका एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स होगा। तो ये तो क्या है, ए एक्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। अब इसको डायरेक्शन भी दे देते हैं, क्योंकि जो हमारा ए एक्स है वो एक्स एक्सिस में है, एक्स कंपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन एक्स का होगा, और एक्स का डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस सेकेंड कंपोनेंट लिखेंगे। सेकेंड कंपोनेंट आपका देखो क्या है, ए वाई, और जो ए वाई का डायरेक्शन है वो क्या है, वाई है, और वाई का डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट इंटू एक्स का डायरेक्शन प्लस वाई कंपोनेंट इंटू वाई का डायरेक्शन। थोड़ा सा और मैनिपुलेट करोगे, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू देखो क्या है, ए कॉस थीटा, तो ए एक्स की जगह आप पुट कर दोगे ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आई कैप, वैसा ही रहेगा। और जो हमारा क्या है, ए वाई है, ए वाई की जगह क्या पुट कर दोगे, प्लस ए साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हमारा जे कैप है, जो कि ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर बी है जिसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है। अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाओगे। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए सबसे पहले उस वेक्टर के टेल को पकड़ना है। तो ये है क्या, उस वेक्टर का टेल, ये हमने यहाँ पे उस वेक्टर के टेल को पकड़ लिया। अब उस वेक्टर के टेल को पकड़ के क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दोगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक एक्सिस ये आएगा जो कि वाई एक्सिस है हमारा, और एक एक्सिस ये आएगा जो कि क्या है, एक्स एक्सिस है हमारा। तो दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड ये क्या है हमारा, वाई एक्सिस। उसके बाद देखोगे कि थीटा एंगल किसके साथ है। इस बार मैं एक्स के साथ थीटा नहीं ले रहा हूं, इस बार मैं किसके साथ थीटा ले रहा हूं, वाई के साथ थीटा ले रहा हूं। तो जैसे ही मैं वाई के साथ थीटा लूंगा तो वाई के साथ थीटा लेते ही क्या होगा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। तो जब मैं बी के वाई कंपोनेंट को लिखूंगा तो बी का वाई कंपोनेंट, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा बताओ, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि वाई कंपोनेंट के साथ क्या है, थीटा है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा आएगा। तो जिसके पास थीटा उसके पास कॉस थीटा, सिंपल सी बात। और सेकंड आपका क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड हो जाएगा कौन सा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। अब अगर इस वेक्टर बी को आप लिखना चाहते हो तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस, सॉरी ए नहीं, वेक्टर बी है, सो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बी एक्स की, तो बी एक्स देखो यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो क्या है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वी साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी साइन थीटा आई कैप प्लस बी वाई मतलब वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बी कॉस थीटा, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, जे कैप।
तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, वेक्टर बी को आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि हमने इसको कॉस थीटा ही क्यों लिखा जो थीटा के साथ है, और सेकंड वाले को हमने साइन थीटा ही क्यों लिखा, तो टिक्नोमेट्री का यूज कर लेना। टिक्नोमेट्री का जैसे ही आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिक ये कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। फिलहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। फिलहाल क्या है आपका थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल, यह आपको मैं ऐसा होमवर्क की तरह दे रहा हूं, आप इसको खुद से ट्राई करना। तो कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट में मैं डिवाइड कर देता हूं, कंपोनेंट्स आपको डिवाइड करना है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेंगे इस वेक्टर को, ये हमारा वेक्टर क्या, वेक्टर सी, तो क्या करेंगे, इसके टेल को पकड़ेंगे और टेल को पकड़ के क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और सपोज करते हैं कि इस बार इसके साथ थीटा है, तो आपको बताना है ये आपका कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा। जैसे वेक्टर बी लिखा मैंने, जैसे वेक्टर ए लिखा, सिमिलर आपको वेक्टर सी लिखना है। ये आपका हो गया होमवर्क। अगेन यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल की, हमारा वेक्टर डी है, इसमें भी मैं कंपोनेंट डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसके भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो क्या होगा, ये इसका टेल है, टेल को पकड़ के क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे तो ऐसे निकला, ये इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। सपोज करते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। अब आपको बताना है वेक्टर डी की वैल्यू। सिमिलर ऐसी जैसे हमने वेक्टर ए लिखा, वेक्टर बी लिखा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को रिसोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में जो कोसाइन का मीनिंग है वो है कॉस। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉस कैलकुलेट करना है। साथ ही डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के साथ साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ साइन भी कैलकुलेट करेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ साइन को कैलकुलेट करने में अभी थोड़ा समय है, सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पे फोकस करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने पड़ेंगे, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। तो यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट P लिखोगे और इस पॉइंट P के क्या करेंगे, इस पॉइंट P के हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो पॉइंट P का x कंपोनेंट x है, y कंपोनेंट y है और z कंपोनेंट z है। तो एक उसके कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर के लिए हमेशा हमारा रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस हमेशा ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब 0,0,0। तो इसका जब हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। और इसके पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं, हम पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं वेक्टर ओपी। तो जब हम वेक्टर ओपी लिखेंगे तो हमारा जो वेक्टर ओपी होगा वो क्या होगा, वेक्टर ओपी में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स कंपोनेंट देखना है। तो एक्स कंपोनेंट फिलहाल यहाँ पर क्या है, देखो एक्स है, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ पे एक्स है। उसके बाद डायरेक्शन लिखेंगे हम, एक्स का डायरेक्शन होता है क्या, आई कैप। तो एक्स कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक्स के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फिर प्लस वाई कंपोनेंट देखेंगे, वाई कंपोनेंट क्या हमारा यहाँ पे वाई, और वाई का डायरेक्शन क्या होता है जे कैप। तो वाई का जे कैप से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलर हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, थर्ड कंपोनेंट देखेंगे जेड, और जेड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका के कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी, जिसे हम ओपी भी बोलेंगे सिर्फ, तो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी मतलब ओपी, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे हम तीन एंगल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा। तो जो हमारा क्या फर्स्ट एंगल है, एंगल अल्फा, ये बेसिकली एंगल है बिटवीन द वेक्टर ओपी
एंड एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ओपी और एक्स एक्सिस के बीच जो आपका एंगल है वो कितना है, अल्फा है। तो देखो वेक्टर ओपी ये रहा और आपका एक्स एक्सिस ये रहा, तो इसके साथ जो आपका एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हमारा बीटा, बीटा होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर ओपी किसके साथ, एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की बात करते हैं तो हमारा क्या है यहाँ पे, वेक्टर ओपी, पोजीशन वेक्टर ओपी और वाई एक्सिस, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तीसरा और फाइनली एंगल होगा हमारा क्या, गामा। गामा क्या होगा, एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ओपी एंड जेड एक्सिस। तो हमारा जेड एक्सिस ये रहा और पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल होगा, काम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये हमारा बीटा हो गया और ये एंगल हमारा हो जाएगा क्या, गामा। अब आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है। अगर हम कॉस अल्फा की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। कॉस बीटा की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और कॉस गामा की बात करें तो यहाँ पे जो कॉस गामा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है जेड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए काम करते हैं, इस डायग्राम को एक बार अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। तो ये हमारा वेक्टर ओपी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड है ओपी। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा जेड एक्सिस। ये एंगल क्या था आपका, अल्फा था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वेक्टर ओपी से जो उसका हेड है एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ओरिजिन है तो ओ हो गया, ये पॉइंट पी है तो पी रहेगा और इसको हम परपेंडिकुलर को बोल देते हैं एम। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी एम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली बात थोड़ा सा नामकरण और करते हैं। अल्फा के ठीक सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। अल्फा क्या है, एंगल, एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पी एम है, अब यहाँ पे पीएम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है और पीएम आपका क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग वाला भी नहीं है। यहाँ पे पीएम क्या है, एक साइड है, किसकी साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम में। तो जो हमारा पी एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, ओ पी, ओपी क्या है, ओपी यहाँ पे हाइपोटेनियस है। और तीसरा जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। तो जो तीसरा बचा है ओ एम, वो क्या होगा यहाँ पे, बेस। अब हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना है कॉस अल्फा। कौन से ट्राइंगल में, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम में, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम। सो कॉस अल्फा इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करूं तो बेस हमारा देखो क्या है, ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या, देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारा ओपी। तो बेसिकली अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं तो कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ से, इस डायग्राम से, ओ एम अपॉन ओ पी। तो कॉस अल्फा को लिख दिया मैंने यहाँ पे ओ एम अपॉन ओ पी। और इसमें आपको ध्यान देना है बिकॉज यहाँ पे आप कॉस अल्फा निकाल रहे हैं। कॉस अल्फा क्या है, एक स्केलर फिजिकल स्केलर फिजिकल फंक्शन है। स्केलर है मतलब यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ओ एम का भी मैग्नीट्यूड होगा और ओ पी का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे ओ पी को आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है। तो फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे ओ एम की बात करेंगे तो ओ एम हमारा देखो कौन सा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है और ये पॉइंट पी है। अगर ये पॉइंट पी है तो जो ओ एम होगा उस पॉइंट पी का क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट होगा। और इस पॉइंट का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ पे फाइनली देखो क्या आ जाएगा, ओ एम। ओ एम कौन सा है, देखो ये रहा ओ एम। ओ एम मतलब एक्स कॉम्पोनेंट। तो एक्स कॉम्पोनेंट हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट है हमारा एक्स कॉम्पोनेंट क्या है हमारा, एक्स है।
और अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, ओपी की, तो ओपी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओपी को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलर क्या करोगे आप, कॉस बीटा निकालोगे, और सिमिलर आप क्या करोगे, कॉस अल्फा निकालोगे। फिलहाल कॉस बीटा और कॉस अल्फा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो कॉस बीटा का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपका मन करे तो आप कैलकुलेट कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। सिमिलर आप क्या करोगे, कॉस गामा निकालोगे, ये तो कॉस बीटा है। जब आप कॉस गामा निकालोगे तो कॉस गामा क्या होगा, कॉस गामा होगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में कॉस अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस गामा कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका कॉस अल्फा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, कौन सी डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। कॉस बीटा है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, कौन सी डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। और जो आपका कॉस गामा है वो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, कौन सी डायरेक्शन के लिए, जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये आ गया आपका क्या, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की एक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्पेस को पहले फ्री करते हैं। फिलहाल इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम फ्री कर देते हैं। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा निकालते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा। देखो कैसे 1 आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लिखो या फिर इसको लिखो कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, दोनों ही बातें बराबर होती है। साइन स्क्वायर अल्फा लिखो या फिर आप इसे लिखो साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये दोनों ही बातें क्या होती है, बराबर होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने लिख दिया कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा का होल स्क्वायर। और सिमिलर हम कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कॉस अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लिख देते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका क्या करना है, इसका हमें कॉस अल्फा का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमने कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करी और उसको स्क्वायर कर दिया। सिमिलर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस बीटा की वैल्यू देखो क्या है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। सिमिलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस गामा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो कॉस गामा की वैल्यू देखो क्या है, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये किस में रहेगा, अंडर रूट, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको भी फिलहाल मिटा रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जब इसमें स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में, तो जब x के साथ स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब रूट के साथ स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, मतलब हटा देगा। तो फाइनली क्या बचेगा, अपॉन में बताओ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, सेकंड क्या आपका देखो y, जब y के साथ स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन, अपॉन से रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो क्या होगा, जेड के साथ स्क्वायर जाएगा तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारा ऊपर क्या बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1।
तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वो ऑलवेज कितना आएगा, वो ऑलवेज 1 रहेगा। तो फिलहाल तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ साइन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ क्या करते हैं, साइन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर हम डायरेक्शन ऑफ साइन की बात करेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ साइन, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। इस इक्वेशन की हेल्प लेने का मतलब हम दोबारा लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन में मतलब ज़्यादा बचपन में नहीं, 9th या 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलर कॉस स्क्वायर बीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और सिमिलर कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1 तो आपका ऐसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा ऐसे ही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर गामा ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा को, साइन स्क्वायर बीटा को और साइन स्क्वायर गामा को राइट हैंड साइड भेज दो, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा देखो, और इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और फाइनली यहाँ से देखो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ साइन के लिए। तो इन दोनों ही कंडीशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है। वो अलग बात है कि कहीं ये पूरे आपके 11th 12th के फिजिक्स में यूटिलाइज नहीं होगी, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये आपके सिलेबस में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जितना भी बचा हुआ टाइम है हमारा वो इसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम देने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना वर्क एनर्जी पावर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इस टॉपिक को ध्यान दीजिए। बिकॉज वर्क एनर्जी आप जब पढ़ोगे, या फिर आप न्यूटन लॉ मोशन पढ़ोगे, या फिर आप क्या कहते हैं आगे जाके रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ोगे, तो ये टॉपिक आपका वहाँ पे यूज़ होगा। तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करें तो टोटल 2 प्रोडक्ट है वेक्टर्स के। एक है आपका डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। रीजन है उसके पीछे, डॉट प्रोडक्ट बोलने के पीछे भी रीजन है, स्केलर प्रोडक्ट बोलने के पीछे भी रीजन। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स के बीच का, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। So dot product between the two vectors and cross product between the two vectors. So हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट एंड और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो यहाँ दो वेक्टर्स हम लेते हैं। जो हमारा पहला वेक्टर है वो है वेक्टर ए, और जो दूसरा वेक्टर है वो है क्या है, वेक्टर बी। क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा डॉट। और जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा डॉट प्रोडक्ट में बीच में क्या लगाना है, दोनों वेक्टर के डॉट लगाना है। फिलहाल हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। सो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो ए है वो क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। सो ए क्या है, ए यहाँ पे है बेसिकली मॉड ऑफ वेक्टर ए, और जो बी है वो बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी है। और जो एंगल यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये क्या है आपका, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, ये जो आपका ए बी कॉस थीटा है, देखो यहाँ पे आपको कहीं भी डायरेक्शन दिखाई दे रही है, कहीं भी डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है। डायरेक्शन का मतलब है कि आपको कहीं भी कैप दिखाई दे रहा है, ना तो आपको आई कैप दिखाई दे रहा है, ना जे कैप दिखाई दे रहा है, ना के कैप दिखाई दे रहा है, ना ए कैप है, ना बी कैप है। ये सब क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। यूनिट वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस बोलते हैं। अब अगर इधर डायरेक्शन नहीं है तो ये सिर्फ क्या है, ए बी कॉस थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ये क्या है आपका स्केलर है। तो जो ए बी कॉस थीटा है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब आप दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी हम समझेंगे इसको, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पे, वो है आपको गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3, और दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। और आपको कैलकुलेट करना है ए डॉट बी, और साथ ही आपको कैलकुलेट करना है बी डॉट ए। दोनों ही कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों ही कैलकुलेट करने पर दोनों की वैल्यू अलग आती है या इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। सो ए डॉट बी है, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है मॉड ऑफ ए, और बी का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ बी। तो फिलहाल ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो ए डॉट बी जो है आपका, देखो वैल्यू क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना गिवन है, देखो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, बेसिकली एंगल उन दोनों वेक्टर्स के बीच का होता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसलिए एंगल भी आपका क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 रहेगा, 3 रहेगा, कॉस 60। तो अगर हम कॉस 60 की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो क्या आया, ए डॉट बी आया, वो कितना आ गया, 3। सो ए डॉट बी कितना है आपका, 3 है। ऐसे हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, बी डॉट ए, बी डॉट ए। सो बी डॉट ए का मतलब क्या है, बी का मॉड इंटू ए का मॉड और इंटू कॉस थीटा। अगर हम ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, सो बी डॉट ए को क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा।
अच्छा बी का मॉड कितना है, देखो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो बी की जगह कितना पुट हो जाएगा 3। ए का मैग्नीट्यूड कितना देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ कितना पुट हो जाएगा 2। कॉस थीटा अगेन वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल, तो जो एंगल वेक्टर ए और बी का होगा वही एंगल वेक्टर बी और ए के बीच में रहेगा। तो इस केस में भी थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 3 इंटू टू ऐसे ही रहेगा। कॉस 60 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, सो 1/2 पुट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आ गया 3। तो बी डॉट ए की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे 3। सो आप ए डॉट बी कैलकुलेट करो या बी डॉट ए कैलकुलेट करो, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कि कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो चाहे आपसे ए डॉट बी पूछे, चाहे आपसे बी डॉट ए, चाहे आपसे ए डॉट बी पूछे, चाहे आपसे बी डॉट ए पूछे, दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्केलर है। तो स्केलर में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। अगेन एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं आई डॉट जे और साथ में निकालते हैं जे डॉट आई, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। तो चाहे यहाँ पे आई डॉट जे लिखो चाहे जे डॉट आई लिखो, दोनों का ही आंसर क्या आना है, सेम आना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ जे डॉट के या के डॉट आई, के डॉट जे, तो चाहे जे डॉट के लिखो चाहे के डॉट जे लिखो, दोनों ही का क्या आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। तीसरा अगर आपका क्या है, सपोज इट यहाँ पे के डॉट आई है या फिर आप आई डॉट के निकालना चाहते हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो कि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप के डॉट आई लिखो चाहे आई डॉट के लिखो, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, आपका सेम आएगा, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए यूनिट वेक्टर पे ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बेसिकली डायरेक्शन, एक्स का डायरेक्शन, वाई का डायरेक्शन और जेड का डायरेक्शन, इनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेक्टर आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई कैप। तो जो हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी कॉस थीटा। और थीटा एंगल क्या था आपका, जिन दो वेक्टर्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हमारा जो फर्स्ट कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेट करना है आई डॉट आई। तो आई डॉट आई का मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने ए डॉट बी लिखा तो क्या लिखा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। तो यहाँ पे अगर हम आई डॉट आई की बात करेंगे तो हमारे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा यहाँ पे देखो आई कैप का मॉड। फिर बी क्या है यहाँ पे, हमारा सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सेकंड वेक्टर यहाँ पे हमारा देखो क्या है, अगेन आई कैप है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन आई कैप का मॉड। और इनटू क्या होगा यहाँ पे देखो कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूं तो आई खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, कोई भी एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, हमेशा 0 डिग्री बनाती है। क्योंकि अगर पहला जो हमारा वेक्टर है वो क्या है, आई कैप है, तो आई कैप मतलब आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा, आपका एक्स डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अगेन दूसरा वेक्टर भी हमारा देखो क्या है, वो भी आई कैप है। आई कैप का मतलब अगेन जो सेकंड हमारा वेक्टर है आई कैप, वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, कौन सा एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे हो गया आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 0 डिग्री। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉड ऑफ आई कैप। अब हमने क्या बताया था, जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो आई कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और जो कॉस 0 डिग्री होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाइनली यहाँ से अगर हम आई डॉट आई कैप निकालेंगे तो मॉड ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा, 1। मॉड ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा, अगेन 1। और कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, अगेन 1।
इसका मतलब जो हमारा आई डॉट आई है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं जे डॉट जे। तो जब हम जे डॉट जे निकालेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप इनटू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। अब जे कैप के अगेन एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जे कैप कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जे कैप हो जाएगा 1, मॉड ऑफ जे कैप कितना हो जाएगा 1, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। सो अगर हम जे डॉट जे कैप निकालेंगे, सो अगेन जे डॉट जे कैप कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलर आप क्या कर सकते हो, के डॉट के कैप डॉट के कैप निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड निकालते हैं के कैप डॉट के कैप। सो के कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल, के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे के साथ कितना बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। अब फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, के का मॉड मतलब कितना होगा 1, के का मॉड मतलब कितना होगा 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम के डॉट के की बात करते हैं, सो के डॉट के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप डायरेक्ट एज एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो किसी भी वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर का, उसके खुद के साथ जो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। चलिए सेकंड करते हैं। ये तो आप क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया आई डॉट आई। अगर हम यहाँ पे आई डॉट जे निकाले तब क्या होगा, तो जब हम आई डॉट जे निकालेंगे तो क्या होगा, देखो फर्स्ट वेक्टर का मॉड, फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप है, सो आई कैप का मॉड इनटू सेकंड वेक्टर का मॉड, और सेकंड वेक्टर क्या है, जे कैप है, तो जे कैप का मॉड, और इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की बात करते हैं। अब देखो जो हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन है, मतलब जो आई कैप है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा क्या है, जे कैप है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा आई कैप है और जो जे कैप है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो आई और जे के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बिकॉज जो आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इवन जो आपका एक्स वाई जेड तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीनों ही क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स का वाई के साथ एंगल 90 डिग्री होता है, एक्स का जेड के साथ भी एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसी वाई का एक्स के साथ एंगल 90 डिग्री होता है, वाई का जेड के साथ भी एंगल 90 डिग्री होता है, और जेड का एक्स के साथ भी डिग्री 90 डिग्री होता है एंगल, और वाई के साथ भी 90 डिग्री एंगल होता है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंगल की, किसके और किसके बीच में, आई कैप और जे कैप के बीच में, तो कितना है यहाँ पे देखो 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0। तो यहाँ से आई डॉट जे कैप कितना हो जाएगा बताओ, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फाइनली आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर आप क्या करोगे, सिमिलर आप जे डॉट के निकालोगे, जे डॉट के क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और cos कितना हो जाएगा, अगेन 90 हो जाएगा। 90 क्यों, क्योंकि जो हमारा जे है, जे का मतलब वाई एक्सिस, और जो हमारा के है, के का मतलब क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, और दोनों ही क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो फाइनली यहाँ पे cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 का मतलब क्या हो गया, 0। तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जे डॉट के कैप इज इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो फाइनली जे डॉट के इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आई डॉट जे निकाल सकते हो, जे डॉट के निकाल सकते हो। और तीसरा और फाइनली हमारा क्या होगा,
तीसरा और फाइनली हो जाएगा हमारा k डॉट आई। सो जब हम k डॉट आई निकालेंगे, सो k डॉट आई देखो क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे k का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर i का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर cos थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह अगेन 90 हो जाएगा। क्यों होगा 90? क्योंकि k क्या है यहाँ पे z एक्सिस है और i क्या है यहाँ पे x एक्सिस है। z और x एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम k डॉट आई की बात करें, अगेन ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगेन एक और कंक्लूजन लिख सकते हैं, वो कंक्लूजन क्या होगा, i डॉट जे, जे डॉट के और k डॉट आई, इनकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो हमारा जो नेक्स्ट कंक्लूजन है, और नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट कंक्लूजन है। तो एक कंक्लूजन आपको ये ध्यान रखना है और दूसरा कंक्लूजन आपको ये ध्यान रखना है, और इसी कंक्लूजन पे बेस्ड आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, जो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। सिमिलर हमने क्या करा, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ही रिजल्ट को हम क्या करने वाले हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूटिलाइज करने वाले हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है हमारा i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और आपको कैलकुलेट करना है a डॉट बी। अब देखो a डॉट बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम a डॉट बी में a की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा क्या है, इज नॉट गिवन है। थीटा क्या है, नॉट गिवन। अगर थीटा हमें गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल थीटा नहीं है। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, a डॉट बी निकालने के लिए a डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू देखो हमारी क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये हमने a की वैल्यू लिख दिया। डॉट, अब यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, जैसे कि a डॉट बी है। फिर b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू देखो क्या है, i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप, ये हमारी b की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो 2i कैप है इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा इन तीनों के साथ, तो 2i कैप का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगी। तो देखते हैं क्या होता है जब 2i कैप की मल्टीप्लाई तीनों के साथ होता है। तो 2i कैप, अब देखो जब 2i कैप की मल्टीप्लाई i के साथ डॉट किसके साथ करवाएंगे, i के साथ करवाएंगे, तो बीच में देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो 2i कैप डॉट i कैप, i कैप के साथ आपका क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, प्लस 2i कैप, अब बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आएगा। और किसके साथ होगा आप बताओ, अब होगा j के साथ, तो क्या हो जाएगा, डॉट j कैप। और फिर प्लस क्या होगा बताओ, प्लस 2i कैप डॉट क्या हो जाएगा, माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। सिमिलर हम क्या करेंगे, माइनस 3j का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, और सिमिलर हम क्या करेंगे, इस k कैप का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो इन दोनों का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से एक कंक्लूजन मिलने वाला हमें, उस कंक्लूजन के थ्रू हम क्या करेंगे,
आगे की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आई डॉट आई की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा 1। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आई डॉट जे की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आई डॉट के की, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 0। जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने इसको। तो यहाँ पे अगर मैं क्या लिखता हूँ, टू आई डॉट आई, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 2। फिर जब मैं क्या करूंगा, टू आई डॉट जे, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो जब आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। फिर ऐसे देखो 2 और -2, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 आई कैप डॉट -2 के कैप। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। और आई डॉट के क्या बचेगा अंदर, आई डॉट के। और आई डॉट के की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अगर आई डॉट के की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से 2 आई कैप डॉट -2 के कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला भी आपका जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है कि सिर्फ वही टर्म आपका बच रहा है जिसमें आपका आई डॉट आई रहेगा, या फिर सेकंड में जे डॉट जे रहेगा, या फिर थर्ड में के डॉट के रहेगा। जब हम जे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई के साथ निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जब जे का डॉट प्रोडक्ट हम के साथ निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और जब जे का डॉट प्रोडक्ट हम जे के साथ निकालेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ होगा, और के का डॉट प्रोडक्ट के साथ होगा। फिलहाल ये समझाने के लिए था, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ये भी मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 आई का डॉट प्रोडक्ट कितने किसके साथ हो गया, आई कैप के साथ, तो 2 आई कैप डॉट आई कैप। फिर जे का किसके साथ होगा, जे के साथ होगा, तो देखो -j कैप डॉट जे कैप, तो -3 जे कैप डॉट जे कैप। फिर के का क्या होगा, के का के साथ होगा, तो देखो -2 है यहाँ पे और यहाँ क्या के है, तो कितना हो जाएगा -2 के डॉट के। और बाकी के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, कितना होता है 1। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 -3 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई आपकी 3 -3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एंगल गिवन नहीं है और दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप उन दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, जे का जे के साथ कराओगे, के का के साथ कराओगे। और आप चाहो तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस लाइन पर आ सकते हो। इस लाइन पे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आई का जो कंपोनेंट है, आई का जो वेक्टर ए का कंपोनेंट है और आई का जो वेक्टर बी का कंपोनेंट है, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो आई का वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है 2 है, और आई का वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना 1 है, तो 2 × 1 कितना 2, -3 × 1 कितना -3, 1 × -2 कितना -2। तो डायरेक्ट आप ये लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस लाइन पर आएंगे, जब भी हम ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, जब हमें गिवन थीटा एंगल गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस ले लेते हैं। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i + 3j - 5k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है i + 5j - 10k। और आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर ए डॉट बी। सो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए क्या है -2i + 3j और -5k डॉट, क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और बी वेक्टर बी देखो क्या है
आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 10k कैप। अब क्या होगा देखो, -2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 1 के साथ, क्योंकि आई का कंपोनेंट कितना -1 है और यहाँ पे आई का कंपोनेंट कितना है +1 है, तो कितना आ जाएगा -2। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना आ जाएगा 3 × 5 15। -5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा -10 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 50। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा 13 + 50, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 63। तो A डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया 63 आ गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, A डॉट बी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका थीटा एंगल इज नॉट गिवन हो और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हो। क्लियर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेक्टर ए आपको गिवन है आई कैप जे कैप के कैप, मतलब वेक्टर ए की वैल्यू है +i कैप +j कैप -k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है 2i कैप +2j कैप -2k कैप। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब भी आपको एंगल पूछा जाए, एंगल मतलब उसने क्या पूछा है बेसिकली थीटा पूछा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां से हम क्या करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो और बाकी सब क्या कर दो राइट हैंड साइड भेज दो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे यहाँ से देखो क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ये हमारा क्या कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला। तो आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हैं, बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे क्या करना है वेक्टर ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो वेक्टर ए डॉट बी देखो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू क्या है आई कैप +j कैप -k कैप, फिर डॉट निकालेंगे। डॉट में क्या लिखेंगे वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 2i कैप +2j कैप -2k कैप। फिर क्या करेंगे देखो आई के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ए डॉट बी, आई का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा बताओ 1 का मल्टीप्लाई 2 मतलब +2, और के के साथ मल्टीप्लाई तो -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो कितना आ जाएगा +2। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर ए डॉट बी की, सो वेक्टर ए डॉट बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6। तो वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे जो कि कितनी है 6 है। पुट करेंगे अभी उस फॉर्मूले में ले जाके, और उससे पहले हम क्या करते हैं ए की वैल्यू निकालते हैं और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो जो हमारा ए होगा ए क्या हो जाएगा √x² + y² + z²। अब अगर हम बात करते हैं ए के मैग्नीट्यूड की, तो ए के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा वेक्टर ए पे फोकस करना पड़ेगा। अब वेक्टर ए में जो x की वैल्यू है वो क्या होगा आई कैप का कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट कितना है 1, मतलब आई कैप का क्या कॉफिशिएंट, आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो इसका x कंपोनेंट है कितना 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस y² मतलब j कैप का आपको क्या देखना पड़ेगा कॉफिशिएंट, मतलब j कंपोनेंट y कंपोनेंट कितना है यहाँ 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 1 का स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट देखो कितना है -1, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी √3, तो a की वैल्यू मिल गई हमें कितनी √3। ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू भी क्या होगी बताओ √x² + y² + z²। अब बेसिकली आप किस पे फोकस करोगे वेक्टर बी पे। सो वेक्टर बी में जो आई का जो क्या है कॉफिशिएंट वो कितना है 2 है, अगर आई का कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू देखो इसमें कितनी होगी, j का कोफिशिएंट भी कितना है +2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे +2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो k का कोफिशिएंट कितना है -2, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना -2 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 + 4, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा √12। ये आ गया आपका किसका b का वैल्यू। अब यहाँ पे a डॉट b, a और b इन तीनों वैल्यूज को ले जाके क्या करो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब हम पुट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या है cos थीटा इक्वल टू है a डॉट b, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है a डॉट b अपॉन ए बी, अपॉन क्या है ए बी। सो a डॉट b की अगर हम बात करें तो a डॉट b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 रख देते हैं a डॉट b की वैल्यू, अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे b की वैल्यू √12। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो cos थीटा की जो हमारी वैल्यू है कितनी आ जाएगी 6/√3 मल्टीप्लाई √12। तो 6 को तो ऐसे ही रहने दो, √3 मल्टीप्लाई √12, तो रूट क्या होता है, रूट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 12। तो 3 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √36, और √36 का जो क्या होता है स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 6 होता है, तो √36 को हम क्या लिख सकते हैं 6, तो फाइनली यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 1। अब cos थीटा की जो वैल्यू 1 होती है वो कहाँ पर होती है cos 90 पे, cos 0 पे, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह आप क्या पुट करोगे cos 0 डिग्री, दिस इम्प्लाइज टू थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा आपका cos और यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब थीटा वो कितना आया है 0 डिग्री आया है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मतलब किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपका जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे क्या है वेक्टर ए है, सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे ए आएगा। फिर क्या होगा आपका सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सेकंड वेक्टर भी क्या है ए है, तो सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए हो जाएगा। और फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा। अब जब हमने i डॉट आई निकाला था, j डॉट जे निकाला था, k डॉट के कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ वेक्टर ए की, तो वेक्टर ए खुद के साथ इटसेल्फ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा। सो फाइनली अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए डॉट ए की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, और कॉस कितना आ जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री आपका कितना होता है 1 होता है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम वेक्टर ए डॉट ए की बात करें तो ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर आएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपका जो स्क्वायर होगा वो वेक्टर नहीं होगा, मतलब स्क्वायर में हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज सी स्क्वायर, तो ये कभी वेक्टर हो ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज स्केलर। तो अगर किसी भी वेक्टर का हम स्क्वायर करते हैं तो उस वेक्टर का स्क्वायर करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगी।
जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसके बाद के क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए डॉट ए की, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आपको गिवन है वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर सी का इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो जब आप वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या करोगे, वेक्टर सी की वैल्यू को पुट कर दोगे। सो वेक्टर सी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की अगेन वैल्यू कितनी है, डॉट के बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सी डॉट सी, जैसे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, सिमिलर आपका सी डॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर ए का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट है। देन माइनस वेक्टर बी का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। तो जब वेक्टर ए का हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे किसके के साथ, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, तो देखो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर क्या है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का पहले वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ, देन वेक्टर ए का वेक्टर माइनस वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट पहले वेक्टर ए के साथ करवाएंगे, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और फिर माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट माइनस वेक्टर बी के साथ होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सी स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस वेक्टर ए डॉट बी को ऐसे ही रहने दो, माइनस वेक्टर बी डॉट ए, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट ए होता है। तो इसका मतलब हम माइनस वेक्टर बी डॉट ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट बी, और प्लस बी डॉट बी मतलब बी स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या आएगा, सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी, और ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो आपका थीटा एंगल है ये क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या करो, आप इस लॉ ऑफ कोसाइन को नोट डाउन कर लो, फिर आज की क्लास का हम जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिवन है आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। मतलब दो वेक्टर्स के सम का जो मॉड आएगा वो इक्वल है दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के मॉड के, और आपको बेसिकली क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि थीटा। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपको कैलकुलेट करना है,
यानी कि थीटा आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। गिवन है a इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब क्योंकि a स्क्वायर हो गया तो वेक्टर a ना रह के क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा a डॉट a इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो स्केलर हो जाता है। ऐसे ही वेक्टर b का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस क्या लिखेंगे, 2ab, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर a वेक्टर b। अब क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया हमने, तो हमें रिजल्ट में भी क्या मिलना चाहिए, मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए। बट यहाँ पे तो दो वेक्टर्स आ गए, तो इन दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में डॉट लगाएंगे, क्योंकि डॉट लगाते ही स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डॉट लगाने के बाद डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, मतलब मैग्नीट्यूड मिलेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। इज इक्वल टू, सिमिलर हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट बी। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला गया, यहाँ आ जाएगा 2 वेक्टर a डॉट b। अब ये माइनस 2a क्या है, माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस 2 वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इस 4 वेक्टर a डॉट बी को 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, राइट हैंड साइड भेज देते हैं। और वेक्टर a डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, या तो a 0 होगा, या b 0 होगा, या फिर कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा क्या होगा, 0 होगा। a 0 हो नहीं सकता, बिकॉज आपको गिवन कंडीशन दे रखी है, a आपका क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। b अगेन आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन दे रखी है b आपका नॉन जीरो वैल्यू है। बट कॉस थीटा 0 हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब पॉसिबल है, जब आपका एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। आप अगर दोनों साइड को कंपेयर करवाओगे तो थीटा की जगह देखो क्या लिखा है, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स मीन इस गिवन कंडीशन के लिए जो आपका वेक्टर a है और वेक्टर b है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। कब, जब आपकी ये गिवन कंडीशन। तो ये आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।